चलिए ठीक है, आज स्टार्ट करें न्यूटन का मोशन लेक्चर नंबर 12। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? कुछ केस स्टडी पढ़ी टेंशन के ऊपर, और कुछ पढ़े थे ब्लॉक मोशन में था, सूडो फोर्स पढ़ रहे थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। हाँ ठीक है, इनर्शियल फ्रेम पढ़ चुके थे और नॉन इनर्शियल पढ़ चुके थे। अब कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे क्योंकि हमारा जो पहला पार्ट है न्यूटन का मोशन का वो खत्म हो रहा है, और अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा कौन सा? फ्रिक्शन वाला, है ना। अभी जो जितने केसेस पढ़े थे उन सब में किसी में भी फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग ने नहीं लिया था, है ना, वहां जीरो मान के चल रहे थे। अब जितने केसेस आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? सब में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मतलब दो सरफेस के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ एक अपोजिशन होगा जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। चलिए, तो उसको अगर डिफाइन करना है तो कहते हैं अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सरफेस, उसे कहते हैं फ्रिक्शन, है ना। चलो, तो यहाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 ही 3 क्वेश्चन हैं जो कि पुराने बचे हुए हैं, बाकी सारे हो गए, ठीक। इसको करके उसके बाद हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। A bird of mass m क्या है? Perches at a middle of a stretched string। तो मतलब स्ट्रेच बोल दिया तो मतलब बता दिया आपको इनडायरेक्टली कि इसके अंदर टेंशन होगा। Show that the tension in the string is given by T is equal to, तो आपको प्रूव क्या करना है? T की वैल्यू कितनी है? mg/2 sin theta। Very good। Assume that each half of the string is straight। तो कह रहे हैं कि ये क्या है? इसमें कोई श्रिंकिंग नहीं है। पता है स्ट्रेट वर्ड क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको पता रहे कि उसके अंदर टेंशन है। अगर स्ट्रेट नहीं होगा तो टेंशन होगा। जैसे मैंने दिखाया था ना, ये बहुत अच्छा है, देखो अभी टेंशन है नहीं। अब अगर ये स्ट्रेट हो जाए, कैसे? मैंने 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर दिए, स्ट्रेट हो गया ना। तो वही कह रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रेट है। क्वेश्चन के हर पार्ट को समझा दिया। तो अब क्या करोगे? सबसे पहले एफबीडी बनाओगे। तो क्या मान लोगे भाई? मास कितना है भाई? बर्ड का कितना है? m। तो mg पहले नीचे बनाओगे, फिर क्या बनाओगे? टेंशन बनाओगे। तो एफबीडी कितना स्मॉल स्टेप्स में करते हैं। तो मैंने कहा पूरे बर्ड की ड्राइंग तो बनाई जरूरत है नहीं, एक हम बना देंगे ऐसे डॉट जहां पर सेंटर ऑफ मास होगा बर्ड का, जहां से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज mg, है ना। फिर यहाँ पर एक वॉल थी और एक वॉल यहाँ थी, मैंने बना दिया। तो यहाँ जो टेंशन होगा, एक टेंशन टी इधर होगा और एक टेंशन टी इधर होगा। अब अच्छे से बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या करेंगे? एक डॉटेड लाइन बनाएंगे एक्स एक्सिस वाली रेफरेंस के लिए, और एक ऊपर की तरफ ऑलरेडी थी। तो यहाँ से कितना एंगल बना? थीटा। तो यहाँ कितना बनेगा? थीटा। यहाँ भी कितना बनेगा? थीटा। ठीक, तो क्लियरली दिख गया। एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा, एक इधर आ जाएगा, इधर भी आएगा टी कॉस। मैंने क्या से कहा था? एंगल को बंद करते हैं तो एंगल बनता है कॉस कंपोनेंट, ठीक है। ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा टी साइन थीटा, एक और आ जाएगा टी साइन थीटा। दोनों तरफ से आएगा ना, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो ये दिख रहा है टी cos थीटा इक्वल टी cos, मतलब कि क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है? y, है ना। तो इसका मतलब है अब मैं ओरिजिनल टेंशन को मिटा सकता हूं क्योंकि मैंने उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, ठीक। तो ये सब जरूरत नहीं है। देखो कितना स्मॉल स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां से इक्वेशन कैसा बनेगा? 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg। यही तो होगा ना, क्योंकि जो सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। t sin थीटा प्लस t sin कितना हो जाएगा? 2t sin थीटा, ठीक। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? बताइए अवनीश ना, हाँ क्या आ जाएगा बेटा? बता। 2 sin हो गया प्रूफ? जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया? ये पहले से कर लिया था क्या आप लोगों? तुमने तो कर लिया होगा गुरु। समझ में आ गया तुम्हें? क्यों पावनी आ गया? जल्दी करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी तुम तृप्ति? एफबीडी ही बनाना था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, एफबीडी से ही सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें भी एफबीडी बनाना है, कुछ नहीं करना। ये कितना बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, कुछ उसका मतलब नहीं है। देखो, अ बॉक्स ऑफ वेट 10√3 न्यूटन, ठीक है, फोर्स के न्यूटन के फॉर्म में जानबूझ के दे दिया। ठीक, इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कि नेट फोर्स ऑन इट इज 0 विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग OA एंड OB, ठीक है, 2 स्ट्रिंग है, वेरी गुड। द स्ट्रिंग OA इज हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। व्हाट वी हैव टू फाइंड? हमें T चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन, है ना, इक्वेशन बनाएंगे। जल्दी जल्दी करिए, कैसे करोगे भाई? तो एक में T1 ले लो, एक में T2 ले लो। मैंने क्या कहा था? स्ट्रिंग बदलेगी तो टेंशन बदलेगा। बेटा इस फिगर को देखो, चुपचाप एफबीडी बनाओ, दिमाग में और कुछ नहीं डालना है, बाकी चीजें हम बताएंगे। इसका यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जानबूझ के फोर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो W इज इक्वल टू mg होता है, तो W की वैल्यू कितनी है? 10√3 न्यूटन। तो mg करने की जरूरत इस बार नहीं है, नीचे डाउनवर्ड एक फोर्स बना लोगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 10√3, ठीक, इतना ही करना है। क्या मैं नेक्स्ट वाले पे जाके ये फिगर बनाऊं वापस से? ठीक,
चलो तो यहाँ पर एक वॉल ऐसे है और एक वॉल आपके ऊपर ऐसे, यही है ना? हाँ, एल शेप्ड है, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है एक, अब मैंने उस ब्लॉक को हटा के एक छोटा सा डॉट बना, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। और ये कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं यहाँ एक रेफरेंस लाइन बनाऊंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 60, है ना? क्लियर है? नीचे डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? दैट इज 10√3 न्यूटन। अब मुझे वॉल्स की जरूरत है क्या? नहीं ना, तो मैं इसको मिटा दूंगा, काम खत्म हो गया इसका, है ना? अब मैं इस एरोज में क्या दिखा दूंगा? यहाँ दिखा दूंगा एक टेंशन T और यहाँ T1 और यहाँ दिखा दूंगा एक T2, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ से बन जाएगा एक T2 cos 60 यहाँ पर, T2 cos 60 और एक बन जाएगा T2, देखो T2 की वैल्यू तो निकल गई होगी, अब T2 को हटा देंगे। मैंने क्या सिखाया था? जैसे ही कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाए उसके बाद उसको आप रिमूव कर लोगे। पहले से बोल दिया है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, इट मींस कि जो दो अपोजिट एरोज होंगे वो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे को, है ना? तो इसका मतलब है T2 sin 60 is equal to 10√3, T2 is equal to what? 10√3 अपॉन बेटा कितना आ जाएगा? sin 60, ठीक है? इसको सॉल्व कर लीजिए, अब कर लेंगे ना? मुझे जरा आंसर बताइए। वंस यू गेट द T2 देन आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से दूसरा इक्वेशन आएगा, T1 is equal to, this is equation number 1, T1 is equal to what? T2 cos 60, just put the value of T2 from 1, तो आपको क्या मिल जाएगा? T1 और T2। जल्दी से करके मुझे बताइए। किसकी 10 आएगी? T1 की 10 ये सेट T1 की 10 आएगी और T2 की 20 आएगी। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? ये जाएगा 10 न्यूटन। ये क्या आ जाएगा? हाँ ये 20 आएगा। और ये क्या जाएगा? 20 into 1/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है बेटा, जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी। ये √3/2 होता है ना आदित्य? तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 into 10 20 हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा उसके लिए, जिसको आ गया कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया वो देखे। ये उधर चला जाएगा, √3 कट जाएगा, 2 into 10 कितना होता है? 20। यहाँ से 20 आ गया, हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। cos 60 1/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 10 का 20। ठीक, ये इतना सिंपल था। नेक्स्ट करें। अच्छा इसमें एक और है ना? हाँ हाँ हाँ, माफ करना। क्या इफ यू कैन चेंज द, क्या बता रहे? कहाँ कौन? ओ अच्छा, करो भाई, और इस बार आप कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस, ठीक है? इफ यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए, हमने क्या बोला? हमने कहा सिर्फ पॉइंट ए की लोकेशन बदल सकते हो आप, ठीक है? तो अभी ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, अभी चेंज करोगे तो कुछ भी हो सकती है, राइट? तो मैंने कहा ऑन द वॉल एंड हेंस द ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रिंग OA, OA का ओरिएंटेशन अभी क्या है? अलोंग द एक्स एक्सिस, बाद में चेंज हो जाएगा विदाउट अल्टरिंग द ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रिंग OB। आपने कहा इस तरीके से चेंज करो सो दैट आपका OB का जो एंगल, अब ओरिएंटेशन वर्ड सुनना बेटा, ओरिएंटेशन मतलब एंगल कितना बना रहा है, तो ओरिएंटेशन अगर चेंज होगा तो ये एंगल चेंज होगा। अगर ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो अब आप यही पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि तब कितना एंगल पर आपका OA होगा सो दैट OB का एंगल चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। वर्ड एक ही है लेकिन उसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है? आगे देखिए शोन इन फिगर 2, व्हाट एंगल शुड द स्ट्रिंग OA मेक विद द वॉल सो दैट मिनिमम टेंशन इज डेवलप्ड इन इट। फिर एक और कंडीशन है, तो थीटा ऊपर से टेंशन भी कम से कम होना चाहिए, टेंशन कम से कम होना चाहिए। और टेंशन बटेगा तो टेंशन दोनों पे बटेगा ना बराबर। टेंशन का कॉस क्या है? 10√3, तो मतलब मैक्सिमम पोर्शन किसके ऊपर जाना चाहिए? T2 के ऊपर, और T1 के ऊपर कम जाना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा, है कि नहीं है? टेंशन कम कब होगा? रस्सी में तनाव कम होना चाहिए, तो तनाव की वैल्यू ही तो होगी। जैसे अभी अपन ने सॉल्व किया था, इधर कितना आया था? 10 आया था, उधर कितना आया था? 20, इधर 20 आया था ना, तो टेंशन किधर कम है? इधर कम है। कह रहे हैं अब इससे भी मिनिमम होना चाहिए, तो 10 से मिनिमम नहीं कह रहे हैं, दोनों कंपैरिजन करो तो ये कम से कम पे होना चाहिए, ये है कर। तो तुम पहले थीटा निकालने के ऊपर कोशिश करो कि थीटा कैसे निकले, ठीक है? उसके बाद करना। थोड़ा सा ट्रिकी दिया गया है लेकिन आपको मिनिमम के ट्रैप में फंसना नहीं है, ठीक है? यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द थीटा। अगर थीटा निकाल लोगे देन यू विल ऑलरेडी गेट द वैल्यू ऑफ TA और T1। ट्राई टू मेक FBD और इक्वेशंस आपके बन जाएंगे। चलिए देखिए,
हम करते हैं कोशिश आपके लिए, ठीक? यहीं शुरू करें, ठीक है? सेकंड केस, ठीक है? तो क्या आ जाएगा बेटा? आपको मैंने क्या बोला हमेशा, मैं इस ब्लॉक को तो नहीं बनाने वाला, मैं एक पॉइंट बनाऊंगा, है ना? एक पॉइंट बना दिया मैंने, मान लिया कि ये वॉल से कनेक्टेड है विद एंगल सम थीटा, इसको मैंने बोल दिया T1, है ना? मैंने इसको T1 माना हुआ है। फिर इधर क्या है, इधर एक ये वॉल ऐसी बनी हुई है ना, यहाँ पर, है ना? और इसको बोल दिया अपन, ये बोलते हैं अपन T2, ये कितना एंगल है 60, यहाँ पर कितना है भाई 10√3 न्यूटन का फोर्स। अब मुझे ये क्यों चाहिए होता है, मुझे सिर्फ रेफरेंस के लिए अपना एंगल चाहिए होता है। दिस एंगल विल बी व्हाट 60 एंड दिस एंगल विल थीटा और दिस एंगल विल बी थीटा, व्हिच वन? सर y एक्सिस और लाइन इस वॉल के पैरेलल है, z आपका ये बन रहा है, तो थीटा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यही आएगा ना? जैसे ही अपने को ये सब मिल जाता है, वॉल की जरूरत खत्म, इसको मिटा देंगे, ठीक है? रेफरेंस लाइन चाहिए सर। चलो अब कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा T1 cos थीटा, थीटा बेटा 60 कहां है, फिर T2 sin 60, क्योंकि T2 को कह रहे हैं ओपन कर रहे हैं सर यहाँ, है ना? तो यहाँ जाएगा T2 sin 60, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा T1 sin थीटा और यहाँ क्या आएगा T2 cos 60। ये सब ठीक है, कंपोनेंट को उड़ा दें, अब जरूरत तो है नहीं इसकी अब, है ना? चलो अब इक्वेशंस बना लो यार, अब इक्वेशंस बना लो, 2 इक्वेशंस बन जाएंगे आपके। क्या हो जाएगा? T1 cos थीटा प्लस T2 sin 60 इक्वल टू 10√3 लिखूंगा, ये बोलोगे ना आप? इक्वल टू करेंगे, मैंने कहा सबको एक साइड कर लेते हैं ना भाई, -10√3 बराबर 0। गलत कर दिया क्या मैंने? बात तो वही है ना? और एक चीज मैंने एलिप्टिकल मेथड क्या सिखाया था, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 करना है और समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0। जिसको बुकिश नॉलेज चाहिए उसके लिए भी ठीक है, जिसको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए उसके लिए भी ठीक है ना भाई? अब यहाँ क्या करेंगे बताइए, दोनों को इक्वली करना है, तो हमेशा पॉजिटिव x को हमेशा प्लस लेते हैं, तो T2 cos 60 माइनस T sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? गलत है क्या? अब सॉल्व करो। हमें क्या चाहिए, हमें T1 चाहिए भाई, ध्यान रखना, हमें T2 से कोई मतलब खास नहीं है, हमें T1 चाहिए। T1 के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। T2 की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 20, तुमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तुमने ऑलरेडी वैल्यू क्या हो गया बेटा? साइन थीटा लिखा है, अच्छा ठीक ठीक। T2 की वैल्यू कितनी लोगे? 20 ना, 20 ऑलरेडी है पता आपको, या लोगे ही नहीं? देख लो जैसी इच्छा हो। T2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यूज कर लेना 20, ठीक है? अब मुझे T1 की वैल्यू बताओ। अब बेटा ये नहीं करूंगा मैं, ये 2 इक्वेशन बना दिए, अब ये 10th क्लास की बात है, करने को मैं अभी भी कर दूं, लेकिन 10th क्लास की बात है, आपको पता है क्या करना है ना? पहले वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करना है, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर आप कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करोगे, सारी वैल्यूज को रीअरेंज करोगे। तो दिख तो यही रहा है आंसर, आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या जाएगा? T1 sin थीटा इज इक्वल टू T2 cos 60, T2 की वैल्यू पुट कर दें, cos 60 की वैल्यू पता ही है, ठीक है? तो ये 10 अपॉन समथिंग आ जाएगा, मैंने बता ही दिया इनडायरेक्टली, है ना? तो जैसे तेरे को मिल जाए, ठीक, उठा के पुट कर दे, तो पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगी तेरी? एक टर्म, एक वेरिएबल के फॉर्म में आनी चाहिए, दैट इज चाहे वो T1, क्योंकि T1 का चाहिए फॉर्मूला ना, तो T1 का फॉर्मूला बना ले फटाफट इन दोनों का इस्तेमाल करके। अच्छा, cos 60 और sin 60 सेम होंगे क्या? नहीं। हाँ, नहीं। सेम नहीं होंगे ना? पक्का ना? एक मिनट आपने क्या बोला? साइन नहीं सेम होंगे। करो करो, T1 की वैल्यू cos 60 तो 1 सेकंड लगता है, कॉन्फिडेंस ज़रा सब डूब जाता है। cos 60 और sin 60 सेम कभी होंगे नहीं। हाँ नहीं होते। दोनों ठीक पहले ठीक करो, ठीक करो। ठीक है करो करो करो।
2 बार जोर लगाते हैं तो सही हो जाएगा वो गलत बात है, याद रहना चाहिए आपको। नहीं सर आप ऐसे गुस्से में बोलते ठीक है। नहीं, हमने तो गुस्से से नहीं बोला, गुस्से में बोले चाहे ऐसे बोले, प्रेशर तो प्रेशर होता है ना, उसको सॉल्व तो आपको करना है। दिखाओ ऐसे कॉपी करोगे तुम, ऐसे पोस्टर ऐसे दिखाते हैं, देख क्या किए हो, जो हमने बनाया वही कॉपी किए हो, खुद बनाए हो, खुद तो नहीं बनाया करो तुम, कॉपी किए हो, सुधरोगे नहीं ना, तो वही बनाया जो हम बनाए थे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कहाँ से T2 वैल्यू पे लगा दें, क्या आ जाएगा यहाँ पर T1 cos थीटा प्लस 20√3/2 यानी कि 10 आ गया, माइनस 10√3, देखो ये गायब हो गया, तुम देखे नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे थे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, cos 60 है ना, ये 10 आ जाएगा, उधर पे T1 sin थीटा, इससे तो आंसर आ जाएगा। डिवीजन करके देखें क्या, नहीं, इसको T2 के फॉर्म में करेंगे, फिर वो गलत हो जाएगा। आंसर तो आ ही रहा है मेरा अभी भी, प्लस कितना ये T2 के फॉर्म में रहेंगे इसको, ठीक है। इसको √3/2 करो, इसको 1/2 करो, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, सारे एक टर्म को एक साइड कर लो, T1 cos थीटा एक तरफ छोड़ दो और T1 sin थीटा एक तरफ, तो डिवाइड करोगे tan थीटा बन जाएगा। हाँ, थीटा मिल जाएगा तुम्हें, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, करो देखें क्या करते हो। सही है। इसको सॉल्व करके आपका आना ही चाहिए, ठीक है। इसको करेंगे अभी, वही से वही चीज तुम्हें भी लिखनी है, हम जगह बना रहे लिखने के लिए। सॉल्व करके यू विल गेट दिस, T1 is equal to 10√3/√3 sin थीटा प्लस, ये आना चाहिए, ठीक है। और जब ये आएगा तो क्वेश्चन ने बोला है कि मिनिमम टेंशन, तो T1 मिनिमम कब हो सकता है, एक सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है कि नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू, तो इसका मतलब है ये तब पॉसिबल है फॉर T मिनिमम, क्या हो जाएगा √3 sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, यही तो कंडीशन हो सकती है ना। तो ये कब इंक्रीज करेगा, कौन सी वैल्यू ऐसी थीटा है जिस पर ये पूरी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, वैल्यू आप सोचिए, मैक्सिमम कब होगा, 45 पे होगा। करो फिर सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। वन बाई √2 बाहर आ जाएगा, और ये तब मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, √3 sin थीटा प्लस cos थीटा, मैक्सिमम तब होगा जब ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये a sin, ये पता है, अब ये बायो वालों गलती नहीं है, एक फॉर्म होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, उसे मैक्सिमल निकालने के लिए √a² प्लस b² करते हैं, याद है कुछ, तो यहाँ पर वही कर रहे हैं। इन बच्चों को नहीं पता, आप लोगों को बता देते हैं, एक फंक्शन होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, √3, याद कर लो इस बात को, ठीक है। तो यू विल गेट व्हाट, 2, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टेंशन कितना आएगा बता, T1 मिनिमम विल बी इक्वल टू 10√3/2, दैट इज इक्वल टू 5√3 न्यूटन। तो इसी क्वेश्चन के माने तुम्हें एक प्रॉपर्टी मिल गई, ये वाली, इसको याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यूज हो रही है, ये मैथ की प्रॉपर्टी है, इसलिए आपके लिए नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
ये स्पेशल केसेस वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पढ़ा रहे हैं। इतना टिपिकल क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जेई वालों के लिए सीधे सीधे है, डायरेक्टली देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन मैंने पढ़ाया है क्लास के अंदर। लेकिन आपको मेन चीज क्या सीखनी है यार, यहाँ पर ये कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करना है, फिर कैसे वैल्यू आएगी। T1 मिल जाएगा, उसका थीटा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें थीटा बिना निकाले भी हम मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर से सुनो ध्यान से, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना परेशान ना हो। हम लोग ने क्या किया, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट व्हाट, ये T1 √3/√3 sin θ प्लस cos θ। ये फॉर्म बनता है a sin θ प्लस b cos θ। a की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू कितनी है 1। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तभी पूरी वैल्यू मिनिमम होगी। तो यहाँ पे क्या कर दिया, √a² + b² दैट इज √3² + 1²। ये 3 + 1 क्या होता है 4, √4 की वैल्यू कितनी आती है 2। तो हमें क्या मिल गया, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने उठा के पुट कर दिया, तो हमें T1 कितना मिल गया 10√3/2 और डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5√3 न्यूटन, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आखिरी क्वेश्चन है। A 70 kg man standing on a weighing machine in 50 किलोग्राम लिफ्ट। लिफ्ट का ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हें, कितना है 50 किलोग्राम। pulls on the rope which support the lift as shown in figure. Find the force with which the man should pull the rope to keep the lift stationary. Also मतलब क्या कह रहे हैं, उठाना नहीं है, स्टेशन रखना है, मतलब रेस्ट पे है ना। आगे कह रहे हैं और फाइंड द वेट ऑफ द मैन एज शोन बाय द वेइंग मशीन। तो कह रहे हैं ये बताओ कि रिएक्शन फोर्स, ऑब्वियसली आपको पता है ना वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, mg नहीं, रिएक्शन को, दैट इज क्या होता है n नॉर्मल। अरे भाई जब वे किसी भी सरफेस पे खड़े होते हो तो सरफेस एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और यही रीडिंग होती है आपकी mg के बराबर जो वेइंग मशीन मेजर करती है। तो वेइंग मशीन क्या करती है, रिएक्शन फोर्स मेजर करती है। तो जब आप रोप के साथ कनेक्टेड हो तो कहीं ना कहीं आपके मास में वेरिएशन आएगा, मास में नहीं आएगा, वेट में आएगा, मास तो फिक्स है ना। तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स में वेरिएशन आएगा, दैट इज व्हाई कह रहे हैं, इसीलिए आपसे कहा गया कि वेइंग मशीन जो मेजर करता है वो वाला मेरे को यहाँ पर वेट बताइए। तो कैसे करेंगे, फिर से एफबीडी का खेल है सब, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम वाला यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। आप करो, देखें क्या करते हो। चलो भाई समझ में आया। तो अब मैं ये कह सकता हूं, पहला इसको पढ़ के, यहाँ पर कितना है ये 70 किलो स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, 50 किलो मैंने तुम्हें बिना वेट के बता दिया। तो अब आप ये तो और आसान हो गया ना हमारे लिए, ठीक। आगे कह रहे हैं 50 किलो की लिफ्ट है, आगे कह रहे हैं, अब मैं एक चीज कह सकता हूँ, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग, ये वर्ड देखना, स्ट्रिंग इज सेम। इससे बहुत फायदा मिलेगा मुझे, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि टेंशन अलग अलग होगा। जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें देखते हैं वहां टेंशन टी दिखा लो, अपनी कॉपी में फटाफट करो, ये फिगर बना लो, फटाफट टी दिखाओ, एक एक स्टेप वाइज करेंगे, ठीक। तो जितने भी कंपोनेंट बन रहे हैं सर मेरे, वो कितने बनेंगे सर, यहाँ पर एक टी बना देंगे, एक टी यहाँ बना देंगे, और फिर क्या कर दें, यहाँ पर भी एक टी बनाए और यहाँ पर भी एक टी बनाए। सही गलत है, तो सर ऊपर भी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। एक पुली पर दो टेंशन बनेंगे, अगर ऊपर वाली देखेंगे तो नीचे दिखेगा और नीचे वाली दिखेंगे तो ऊपर दिखेगा। हाँ भाई के हाथ के पास देखेंगे तो ऊपर दिखेगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ये डायरेक्टली अटैच है किससे, लिफ्ट से, तो मैं यहीं से एफबीडी बनाऊं, है ना, बना सकता हूं। तो यहाँ पर y के अलोंग कितने आएंगे, तो आपकी जो आएगी एक आ जाएगी आपकी 2t। अब जब गलती क्या करोगे ना, अगर दोनों बना देगा भाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर तो कचरा हो जाएगा ना इस पूरे का। अगर तुमने ये 2t नीचे ले लिए और 2t ऊपर ले लिए, कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा से हम वही लेंगे। हमने ये पूरा ट्रांसफर कर दिया कहां पर, इस वाली पुली पर, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है किससे। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि ये छत से लगा हुआ है, तो यहाँ वाला जो 2t बन रहा है वो कौन बैलेंस कर रहा है, छत बैलेंस कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ वाला कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ तो लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट के साथ बनेगा ना। तो जब भी ऐसे केसेस में एफबीडी बनेगा तो हम वही वाला पुली लेंगे जो कि डायरेक्टली किससे, हमारे ऑब्जेक्ट से अटैच्ड होगा। समझ में आया। तो हम किसको लेंगे, हम इसी वाले टी को लेंगे ना। तो 2t बन गया, फिर नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे एक बन जाएगा आपका
500 न्यूटन, फिर एक और नीचे बन जाएगा n जो कि रिएक्शन। एक क्वेश्चन बना लो फटाफट, क्योंकि मैंने क्या माना भाई, समेशन Fy कितना होगा 0, ऊपर वाला प्लस होगा नीचे वाला माइनस। ठीक, या मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 2t बराबर 500 प्लस n, लिख सकता हूं ना। ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने कहा इस भाई को अलग करते, क्योंकि n चाहिए तो हमें दो इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन ये हो गया। तो यहां देखिए हमने मान लिया ये भाई साहब क्या है, द मैन हैज अ ब्लॉक। गलत है, मैंने एक ब्लॉक मान लिया, ठीक बेटा, तो ब्लॉक बना लेते हैं, एक छोटा सा ब्लॉक बना लिया। अब इसका सेंटर ऑफ मास ये, ठीक, सेंटर ऑफ मास में क्या होगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा भैया, 70 किलो का था ये, 700 न्यूटन 70 किलो का है ना। अब मैंने बेटा ध्यान रखना, एफबीडी का नियम सिखाया था, सारे पार्टिकल्स को अलग अलग करके सबका अपना एफबीडी बन सकता है। तो मैंने इसको यहाँ से उठा के अलग कर लिया पूरे सिस्टम से। पहला मैंने सिस्टम के साथ बनाया, पूरे सिस्टम में जितने सबको जोड़ लिया। अब मैं सेपरेटली बना रहा हूँ, किसके लिए, मैन के लिए। ठीक, गलत तो नहीं है ना कुछ। तो इसका रिएक्शन फोर्स किधर जाएगा, यहीं से तो एन मिलेगा, तभी तो यूज करोगे। और कुछ होगा क्या, होगा ना, क्यों नहीं होगा मैडम, ये रस्सी भी तो भाई को ऊपर खींच रही है ना, तो ऊपर क्या लगेगा, एक टेंशन टी। फिर से बनाओ इक्वेशन, दो इक्वेशन बन जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा बेटा, n प्लस टी बराबर 700। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 देखो ध्यान से, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा। अब देखो, अब सब्ट्रैक्ट कर दें तो n कट जाएगा, है ना, तो क्या आएगा भाई बताओ, 1 माइनस 2 किया मैंने, जरा बताओ t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताइए। कितनी बेटा, गलत है बेटा, क्या कर रहे हो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करेगा तो भाई n कहाँ कटेगा, दो अननोन वेरिएबल है, t भी अननोन है और n भी अननोन है, तो एडिशन कहाँ से हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन इज द ओनली वे। देखो क्या कर दिया, प्लस करके काट दिया। क्या भाई नशे में हो गया, कहाँ से आए हो, गजब का टैलेंट है। देखो 500 प्लस n बराबर 2t, फिर मैंने क्या किया, माइनस कैसे करना है, यहाँ क्या था, n प्लस t इज इक्वल टू 700, माइनस करेंगे बड़े भाई तो ये वाला निपट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ 500 माइनस t बराबर 2t माइनस 700, और ये वाले भाई को इधर फेंकेंगे, ये वाले भाई को इधर, तो जाएगा 2t माइनस t इज इक्वल टू 700 माइनस 500, जाएगा t बराबर क्या भाई, सर आपने टूटी को इधर किया, टूटी को नहीं किया हमने, जो भी किया है ठीक ही किया है, लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं किया, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये 3 हाँ अरे ठीक है, अरे ठीक है, गलती हो गई, माफ करो। अरे हमने लिखा सही था, तुम देख नहीं पाए। 1200 बटे 200 400, प्लस का साइन लगा, हाँ ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पता नहीं क्यों हमने कर दिया। प्लस टी, तो यहाँ पे मैं भी तो साइड कर रहा था, हैं? हाँ तुमने सही किया था, हमने गलत किया, हम माफी तो मांग रहे हैं भाई, अब क्या करें, पैर वैर छूने हैं। n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आएगी, तो n प्लस 400 बराबर कितना था बेटा 700, तो n की वैल्यू अब तो सही करेंगे हम, इस बार गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब पढ़ें फ्रिक्शन, चलो चलिए, it is that component of total contact force which act parallel to the contact surface। देखो थ्योरी की इतनी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ध्यान समझो। जब कोई दो सरफेस, एक आपका ओल्ड मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है, ठीक है।
ओल्ड मेथड ये कहता है कि हमारे हर सरफेस में टीथ टाइप स्ट्रक्चर बना, दांत की तरह बना होता है जो कि इंटरलॉकिंग कर लेता है। ये ओल्ड मेथड बताता है। मतलब आपकी जो पुरानी फिजिक्स है वो कहती है कि टीथ जैसा होता है, वो फंस जाता है, तभी फ्रिक्शन होता है। लेकिन जब मॉडर्न पढ़ोगे तो मॉडर्न में ऐसा नहीं है। उसे क्या बताया गया है भाई? हाँ, तुमने तो पढ़ रखा है गुरु, बहुत बढ़िया है ना। तो पहले यहाँ दांत बनाती है ना, पहले पुरानी वाली पढ़ लेते। जो भाई ने बोला उसके बारे में बात करेंगे। भाई ने बिल्कुल सही बोला, बड़े भाई आज पढ़ के आए, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ के आइए ताकि हमारा काम कम हो जाए, ठीक। और एक नीचे आपका दूसरा सरफेस होगा, ठीक है, वो भी ऐसे ही होगा। और बोला जाता है जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? इंटरलॉकिंग हो जाएगी, जिससे कि हमें क्या मिलेगा? जब हम मोशन करना चाहेंगे तो दोनों इंटरलॉक हो जाएंगे तो क्या होगा? मोशन होगा नहीं। वो इसी अपोजिशन को बोला जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जो दो कॉन्टैक्ट सरफेस होंगे उनके बीच रिलेटिव स्लिपिंग यानी कि रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा, उसी को अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन क्या होता है? कंपैरिजन करते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जब हम लोग दौड़ते हैं और सरफेस आपका रेस्ट पर, तो कहते हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं, वो पीछे। रिलेटिव वेलोसिटी तो हुई है। कंपैरिजन जब होता है दो सरफेस का, दो ऑब्जेक्ट का जब आपका कंपैरिजन होता है तो क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन, ठीक। तो यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब भी वही है। समझ में आ गया? ये ओल्ड व्यू है आपका, लिख लीजिए। ओल्ड व्यू क्या है? लिखिए व्हेन टू बॉडीज, इसमें लिख लीजिए, ये फिगर बना हुआ है। व्हेन टू बॉडीज are in contact with each other, क्या लिखना है? किसी को पीछे क्या? लिखो 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 लिखो, फिर रोने लगोगे तुम लोग, कहोगे सर ने लिखवाया। बोल दिया करो यार, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। बहुत बढ़िया। When two bodies are in contact, लिखो contact with each other, the irregularities, the in the surface of, between the surface लिख देते हैं, ठीक है, between the surfaces results in interlocking between them, ठीक है, due to which relative slipping is opposed, ठीक है। ये हो गया। और न्यू भी क्या है? इसी को लेके हम लोग पढ़ते भी क्या होता है भाई, लिखिए। फ्रिक्शन अराइजेस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, दोनों सरफेस के अपने मॉलिक्यूल हैं, जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं उनके बीच क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है? रिलेटिव स्लिपिंग को अपोजिशन ऑफर होता है और उसी कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। लिखिए, फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction between the bodies in contact, okay, between the surface in, ठीक है, ठीक। अब जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन करने में ये चीज काम आएगी। वो ये है, फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर ऑन विच, टी है बेटा, फैक्टर ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, कह रहे हैं किन किन चीजों पर फ्रिक्शन आपका डिपेंड करता है। तो ओल्ड व्यू के हिसाब से, तो अगर मैं ओल्ड व्यू की बात करूं, जितना भी अगर आपको समझ में आया,
तो भैया टी टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतने ढेर सारे दांत होंगे, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू अगर बात करें तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ढेर सारे दांत होंगे। अब वो क्या होगा, दूसरे वाले सरफेस को बढ़ा देंगे तो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एरिया कवर्ड बाय कांटेक्ट पार्टिकल ऑफ कांटेक्ट सरफेस। तो कह रहे जितना एरिया कवर कर रहा है आपका कांटेक्ट पार्टिकल उतने से मतलब है। तो बीच में जो ये आपका यहाँ पर गैप है वो वाला एरिया हमारे लिए काम का नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना, अगर देखा जाए जो हमारी ग्रिप होती है, शूज अभी उल्टा करके देख लेना, उसमें ग्रिप बनी होती है ना, ऊपर नीचे होती है। जब घिस जाता है तो क्या होता है, अब तो सरफेस बढ़ गया, एरिया तो बढ़ गया, ज्यादा कांटेक्ट में भी है लेकिन फिर भी स्लिपिंग होती है। उसका अर्थ क्या है कि एक्शन में फर्क उससे तो हमें पड़ता ही नहीं है। पड़ता किससे है? जो आपके टीथ बने हुए हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रिप प्रदान करते हैं। कैसे? वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन की बात कर ले, ठीक है? तो ये रीजन है। आगे देखिए, जिसको कहते हैं एक्चुअल कांटेक्ट एरिया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। तो जैसे शूज का साइज कितना ही बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आपके टीथ होते हैं ना, उसमें टीथ वो जितना एरिया कवर करते हैं सरफेस से कांटेक्ट होने के बाद, उतना ही एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एफरेंट कांटेक्ट एरिया, तो मतलब जो शूज का साइज है उसके जितना एरिया कवर हो रहा है उसको कहेंगे एफरेंट कांटेक्ट एरिया। और एक्चुअल कांटेक्ट एरिया कितना होगा, जितना आपका, जितने भी टीथ्स आपके होंगे आपके शूज में, वो जो टच कर रहे हैं वही होगा आपका एक्चुअल कांटेक्ट एरिया। ये डिफरेंस समझ में आ गया ना? क्या भाई शहनवाज? ठीक। देखो नेक्स्ट, एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है? अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शंस को 3 अलग अलग टाइप में बांटा जाता है, ठीक है? अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब तक आपकी बॉडी रेस्ट पर है, जब तक आपकी बॉडी रेस्ट पर है उस टाइम पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बिटवीन टू सरफेसेस को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन में एक टाइप आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आप फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे, जैसे मान लो मैंने अभी एक फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स मैंने लगा दिया है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है? फ्रिक्शन का कॉज हमेशा फोर्स होता है। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जैसे ही मैंने अगर इस दीवार पे ऐसे लगा दिया, ठीक, अभी कहीं जाने वाली तो है नहीं क्योंकि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत हाई है, मतलब जो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट इज वेरी लार्ज, जो कि मैं नहीं लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं इस पोडियम पे लगाऊं या फिर मैं अभी इस स्क्रीन को एक टाइम के बाद अगर मैं लगाता रहूंगा फोर्स, तो क्या होगा? इसका फ्रेम उखड़ जाएगा, ये निपट जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? फ्रिक्शन तो ऑवर हो रहा है ना फिर भी। तो कहने का मतलब यही होता है बेटा, जैसे अब इस रिमोट को मैं लगा रहा हूं, अभी देखना, ये सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है, सिंपल है। अब मैं इसे फोर्स अभी भी लगा रहा हूं, तुम्हारे सामने लगा रहा हूं, लेकिन मोशन में नहीं आया। तो जैसे ही मैंने फोर्स लगाया वैसे ही क्या हो गया, मेरे हाथ और इस प्लास्टिक बीच में जो कांटेक्ट है, जिससे कि क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होने के तुरंत बाद मतलब क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया रोल में। क्या आ गया? स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में आ गया। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो मैंने 50 न्यूटन लगा दिया और इसको मोशन कराने के लिए मुझे कितना फोर्स चाहिए था? 51 न्यूटन। तो 50 न्यूटन लगाया तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? वो भी 50 न्यूटन के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जब मैंने, सुनना ध्यान से, जैसे 51 लगाया तो उस टाइम पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता था स्टैटिक का ही जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जैसे ही मैं उस मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड करूंगा, उससे ज्यादा बल लगाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मोशन में आ जाएगा। तो वही कहते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स या फिर द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट। मैंने क्या फोर्स रिक्वायर्ड मतलब जस्ट जो आपको फोर्स चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, उस टाइम पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? क्योंकि उस फोर्स के बाद आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं रहेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उस समय पर उसका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और नाम भी कितना सिंपल था, देखो, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो इसका मतलब जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कौन सा होगा? स्टैटिक। आगे क्या? फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कह रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है। और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fs = म्यू, ठीक है? अब यहाँ म्यू नॉट भी कह लो, कहते हैं म्यू भी कहते हैं, दोनों सही है। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? म्यू को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है? ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, मैं हमेशा आगे चलता हूँ।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे बता दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं इस लाइन को पढ़ के समझ में ये आता है, हमेशा याद रखना फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f से डिनोट करेंगे, कैपिटल F कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, n। इसी प्रोपोर्शनलिटी का हटाएगा बेटा तो क्या आ जाएगा, म्यू। ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो सरफेस का नेचर बदलेगा तो म्यू की वैल्यू बदलेगी। समझ में आ गया, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू दी रहती है, क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू हमेशा दी रहती है। दो सरफेस के बीच में, दो अलग अलग टाइप के सरफेस में अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, हमेशा दिया रहेगा। सरफेस का टाइप बदलेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसकी वैल्यू हमेशा, बताओ, 4 into 10 की पावर -6। गलत गलत है, गलत, इम्पॉसिबल वाली बात है। ठीक है, अब चलो मैं तुम लोग को कुछ और सिखा रहा था। ठीक है, ये भी सिखाऊंगा, ये सब सिखाऊंगा। हाँ, अरे तुम शांत रहो थोड़ा, है ना, मेरी क्लास में तो बोला ना। हाँ, तो ये दिक्कत है, हमसे मत बोलो, क्लास मत बोलो। ठीक, अच्छा मैं क्या करता, नेक्स्ट स्टैटिक बता दिया, लिमिटिंग बता दिया, दो बता दिया ना, अभी सब रिवीजन में आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में आया तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। फिर बचा गया, एक ही बचा, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब जब तक हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तब तक तो भाई स्टैटिक और काइनेटिक से वाला बढ़ेगा। लेकिन अगर वही आपकी जो कार की टायर होती है, कार की टायर क्या कर रही है, बार बार एक फिक्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि चेंज हो रहा है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो फिक्स नहीं रह जाता, अब वो हमेशा चेंज होता है। तो उसी कहते हैं, उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उस समय जो मोशन, कौन सा मोशन हो रहा है, रोलिंग मोशन। तो सीधी सीधी बात है, रोलिंग मोशन होगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, रोलिंग। ठीक, अगर बात करें सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। समझ में आ रहा है, चलो अभी मैंने काफी कुछ बताया, अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक फिगर बने हुए हैं, ध्यान से देखो, ये क्या समझाना चाहते हैं समझो। यहाँ एक ब्लॉक बना है जिसका मास कितना था, m। हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स एफबीटी बना टाइम, ध्यान रखना, उसको हमेशा कहाँ दिखाया जाता है, दो सरफेस के कांटेक्ट के बीच में। इसको सेंटर ऑफ मास पे नहीं दिखाओगे, क्योंकि ये सरफेस के कारण प्रोड्यूस होने वाला फोर्स है, तो ये सरफेस के साथ ही हमेशा दिखाया जाएगा। इसकी वैल्यू को हमेशा स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसके आगे s लिखेंगे, k लिखेंगे, r लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा टाइप का ये फ्रिक्शन है। और l कब लिखेंगे, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। s मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, l मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, और k मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, और r मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल है ना, बस इतना ही याद करना है। तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, दिस इज योर n एंड दिस इज योर नीचे mg। ठीक, तो ये जो आपका फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो कॉज है, फोर्स कॉज है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, ये इसके मास के ऊपर ना। इनर्शिया जो है, कहीं ना कहीं तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन न्यूटन सर ने बहुत पहले ही तुम्हें सिखाने की कोशिश की थी कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स आपका फेल हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराने में, उसका कारण क्या है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, n ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सरफेस विल बी हाई। समझ में आया, तो इसका मतलब f किस पे डिपेंड करता है, n पे। तो अभी तक एफबीडी बनाते थे तो n को हम कहते हैं छोड़ दो, लेकिन जैसे फ्रिक्शन वाले केस में आएंगे तो n हमेशा निकालेंगे, हर एक डायग्राम में n की वैल्यू हम ढूंढेंगे। रीजन क्या है, विदाउट n वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके पहले जब हम स्मूथ सरफेस करते थे तो n की जरूरत पड़ती नहीं थी, तो हम लोग उसको कहते थे निगलेक्ट कर दो, राइट। लेकिन इस केस में सारे कंपोनेंट तो आपके आ रहे हैं x के अलोंग, बट ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे, तो नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो ध्यान से, तो अब आपका जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो किसी एक एंगल पर लग रहा है, विद सम एंगल थीटा। तो हमें अच्छे से पता है कि एक कंपोनेंट बनेगा f cos थीटा, एक बनेगा f sin थीटा। एंड हम कहेंगे सर लीनियर मोशन के लिए cos कौन है, f cos थीटा कहेंगे। जो x एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रहा है उसके लिए कौन है यहाँ पे, f cos थीटा। लेकिन सर फ्रिक्शनल फोर्स में तो अब पहले f sin थीटा कहते थे किसी काम का नहीं, लेकिन अब क्या कहेंगे, f sin थीटा आपका फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। क्योंकि देखो भैया n के साथ चला गया, इक्वेशन जब बनेगा n का तो उसमें f sin थीटा भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा तेरा फ्रिक्शनल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या है तेरा फ्रिक्शनल फोर्स। ये सारे स्टैटिक फ्रिक्शन वाले हैं, समझ में आया। इन सारे एफबीडी में आपको क्या सिखाया गया है, हाउ टू रिजॉल्व द कंपोनेंट्स, और कैसे आप डिपेंडेंसी चेक
करते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ पर हमने सिखाया था mg sin थीटा, कहा था ना याद कर लेना। आ रहा है काम की नहीं? नीचे की तरफ अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा हमेशा? ठीक है, ये सारे क्या है, ये मैंने स्मॉल एफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब क्या है स्टैटिक। मैंने कहीं पर भी एक्सेशन लिखा, देखो ध्यान से, गलती से भी मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ। अब तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट केस पढ़ाऊंगा, ये तो आ गया तुम्हें, ये वाला आसान है। ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। इसमें क्या कहते हैं कि सामने आपके ट्रक के सामने एक ब्लॉक हमने ऐसे लगा रखा है, ट्रक को कितनी तेज मोशन कराएं सच दैट ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कारण है? अगर ये ब्लॉक अटैच्ड है तो एक ही कारण है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लॉक नहीं चला जाएगा। अरे भाई, दीवार से वो टच से अटैच कर दिया और फिर हम इसको भागने लगे, वो चिपका हुआ है। जैसे पेपर ऐसे रख के भागो, देखो गिरेगा नहीं, है ना? उसमें फ्रिक्शन है, उसमें भी फ्रिक्शन है एक्चुअल में। वो बचपन में पता नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में वो काम करता है। खड़े हो जाओगे, पेपर गिर जाएगा, है ना? सेम वही लॉजिक इस मास के साथ सोचो। एक ट्रक के आगे ये वैसे लगा दिया और ट्रक भगा रहे, तो सेम वही आपका यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो क्लियर है कि मास कहां जाना चाहेगा? नीचे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कहां होगा? ऊपर की तरफ। और यहाँ पर देखो, ये अंदर क्यों लग रहा है? सूडो फोर्स तो पढ़ा ही होगा, है ना? तो क्या होगा? सिस्टम मोशन करेंगे तो ये क्या करेगा? ये हमारे n को इंक्रीज करेगा, और n क्या करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन इतना इंक्रीज कर देगा कि mg की वैल्यू कमजोर पड़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम समझ में आया एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है, और यहाँ n इज इक्वल टू क्या है? F एक्सटर्नल। तो जब ma बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा भाई? n की वैल्यू बढ़ेगी, n बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, और ये ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा। समझ में आया? यही होता है कॉज। ये सारे इंपॉर्टेंट केस मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैंने इंट्रो में पढ़ा दिया। अब पढ़ो आसान टॉपिक, ड्राई फ्रिक्शन। लिखो भाई, लिखिए। It exists when two solid surface के unlubricated, यहाँ लिखो unlubricated surface, ठीक है, are in contact, अरे तुमने देखा होगा ना यार, जो गाड़ियां होती हैं, है ना? अगर कभी घर में शटर वटर देखा है नहीं, है ना? शटर में देखा होगा, रिपेयरिंग के टाइम पे ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या लुब्रिकेंट ही तो होता है, वो क्या रिड्यूस करता है? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। अभी देखो शटर, जिस शटर में ग्रीसिंग अच्छी होती है उसमें आवाज कम आती है ऊपर नीचे करने में, जिसमें ग्रीसिंग कम होती है उसमें तो भैया दो लोग ऐसे लग के खड़े हैं, अरे उठाओ है ना? उठेगा नहीं, तो उसमें आवाज भी ज्यादा आती है। रीजन क्या? वही रगड़ खाएगा तो आवाज करेगा ही। ये साइकिल की चेन, वेरी गुड, इसने बताया साइकिल की चेन में उसमें पहले डालते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए, है ना? तो इन सब में क्या फ्रिक्शन, ये कौन सा होता है? इसे कहते हैं भाई कूलम फ्रिक्शन। इसका एक और नाम होता है कूलम फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन। लिखो, ये कहां पढ़ोगे पता है? ये फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ोगे, ठीक है। बस मैं इतना लिखूंगा, एक वर्ड लिखूंगा और आपका काम हो जाएगा। ये 11th के सेकंड पार्ट में, ठीक है। हम लोग जब पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, तो फ्लूइड वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जब दो लेयर फ्लूइड की, है ना, क्या होती है? मोशन करती है के ऊपर एक, तो उनके बीच में भी क्या होता है? फ्रिक्शन। उसको क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। समझ में आ रहा है? आपको पता है जो पानी बहता है, कभी नोटिस करो, वो लेयर्स के फॉर्म बहता है। एक लेयर होती है नीचे वाले, सबसे धीमे धीमे। नदी में देखो, जो ऊपर सबसे पानी होता है सबसे स्पीड में फ्लो करता है ना? और जो नीचे होता है वो बहुत धीमे धीमे, है ना? तो ये नहीं कह सकते कि ऊपर से नीचे तक सेम वेलोसिटी पर वो आगे या सेम स्पीड पे वो आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ऊपर की लेयर अलग चल रही है, नीचे की लेयर अलग चल रही है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाएंगे तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल अलग अलग लेयर के हिसाब से चल रहे हैं। तो जो ऊपर पाए गए वो अलग स्पीड से पाए गए, उसके नीचे ले गए तो अलग। इसका मतलब क्या है? दोनों अलग अलग है, तो मतलब कुछ तो रगड़न होगी, है ना? कुछ तो फ्रिक्शन। तो रीजन क्या है? यही विस्कोसिटी, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है, इसकी वजह से वो
वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड पे मूव करते हैं, जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे स्पीड वैरी करेगी, और सबसे नीचे क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं। जो सबसे आखिरी लेयर होगी वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, है ना। ये हम बताएंगे कहाँ पर, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। चलो, इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जब भी वो मशीन वर्क कर रही है तो उसके अंदर जितने पार्ट्स के अंदर फ्रिक्शन पाया जाता है। जैसे कोई भी आपकी गाड़ी हो गई, है ना, बाइक हो गई, तो बड़ी आवाज करती है। आवाज क्यों करती है रे वो, उसके जितने मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जब पिस्टन मूव करता है तो फ्रिक्शन होता है, वो भी नॉइज का कारण होता है, ठीक है। वाइब्रेशन क्यों आता है, वही फ्रिक्शन की वजह से वो वाइब्रेशन आता है बॉडी में, ठीक। एक तो ब्लास्ट जो होता है, मतलब जब आप पेट्रोल डालते हो उसमें आग लगती है, उसकी वजह से भी आवाज आती है गाड़ी में, लेकिन वो एक पार्ट है। बाकी सारी आवाज कहां से आ रही है, जब गाड़ी बनाई जाती है, देखो हेडलाइट हिल रही है ना, सब कुछ हिल रहा है और फिर वाइब्रेट भी कर रहे हैं, है ना। तो उसका कारण क्या, फ्रिक्शन। जब पिस्टन मूव करता है तो उसमें रगड़ होती है, रगड़ से क्या होता है, पूरा इंजन हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। जब इंजन वाइब्रेट करेगा तो बॉडी वाइब्रेट करेगी और फिर सब कुछ वाइब्रेट करेगा, ब्लास्ट नहीं होगा भाई, ऐसी बातें मत करो यार, है ना, बाइक मत करो। लिखो, when solid material are subjected to deformation, ठीक है। अभी डिफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी चीज का शेप जब चेंज करें, शेप चेंज करते हैं ना, लोहे को पहले गर्म करते हैं, फिर पीट के उसको अलग शेप में कर देते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी तो भाई डिस्टर्ब होंगे ना, इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वो भी अपोजिशन ऑफर करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आराम से हो जाता तो ये हथौड़ी लेके पीटते क्यों, तो पीटते भी इसीलिए हो क्योंकि वो खुद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, वो नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। जब तुम पीटोगे तो क्या होगा, बॉन्ड कुछ टूटेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक जैसे छूटेगा दूसरे का हाथ पकड़ लेगा, है ना, अलग नहीं होगा उससे वो, है ना। तो इस तरीके से लिखो, when a solid material are subjected to deformation, internal resistive force, देखिए internal resistive force देखिए are developed because of relative movement of different, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सॉलिड लिख लो, पार्ट्स ऑफ द, बस इसमें इतना आने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा है। इंटरनल का मतलब क्या है, इंटर मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, पार्टिकल मूव करता है, उसका कोई भी पार्ट, जैसे अब लोग के पूरे सिस्टम में हाथ भी है, पैर भी है, सब अलग अलग है ना, लेकिन है तो सब एक ही बॉडी के पार्ट ना। तो अब इसके अंदर अपना क्या है, किडनी भी होगी, है ना, इधर क्या होता है, इधर क्या होगा, किडनी होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ लीवर होगा, तो लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा ना, तो हम भी निपट जाएंगे। ऐसा होगा क्या, नहीं, हमने सुना लीवर जिंदा रखता है, बात तक बहुत कम में भी जिंदा रह जाता है। तो लोग बताया करो, कुछ बायो का ज्ञान हमको दिया करो, ताकि कहीं बोले तो बेइज्जती ना हो। तो चलो हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ किडनी है, किडनी यहाँ है, बताए यहाँ दिल है, दिल, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम लोग ही पढ़ाया करो। देखो ये हो गया ना क्लियर। तो ड्राई फ्रिक्शन में ही हम लोग को पढ़ना है। ड्राई फ्रिक्शन में मैंने ऑलरेडी तुम्हें क्या बता दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बताया, काइनेटिक या फिर स्लाइडिंग या फिर डायनामिक, ये तीनों एक ही चीज है ना। ये आप फिगर बनाना चाहो, जरूरत है क्या, बना लो, फटाफट बना लो, बस छोड़ रहे हैं 2 मिनट के अंदर छोड़ देंगे। तुम लोग थोपड़े में लिखा है कि बस करो सर, इसीलिए ठीक, ये लिख लो, इसके बाद अपन छोड़ देंगे तुम्हें, ठीक। इसका अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।